आज 25 जून है और मैंने आज आपकी स्मृतियां जीवंत करने के लिए मैं आज आपके समक्ष आया हूं। पुरानी पीढ़ी तो जानती है, लेकिन शायद नई पीढ़ी इस बात से बहुत भली भांति परिचित नहीं है कि आज का दिन क्या महत्व रखता है। जी हां, 25 जून 1975 ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला दिन था। काली शाह रात थी जिसमें एक सुंदर सनातन देश के लोकतंत्र पर पहरा बैठा दिया गया। दो राह, समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय ये प्रासंगिक और सामयिक पंक्तियां लिखी थी। मैं यदि पृष्ठभूमि में जाऊं मित्रों, तो हम सब जानते हैं कि एक सुंदर सनातन देश भारत, उसका समृद्ध इतिहास, परंपरा, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, इन सब परिस्थितियों से रूबरू होता हुआ एक सुंदर सनातन देश दुनिया का भारत। प्राचीन गणतंत्र गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, दयालु राजाओं का जिक्र होता है, लेकिन काल की क्रूर नियति ने ऐसे सनातन देश पर भी प्रहार किया। मुगलों से संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष, और ऐसे सुंदर देश की नियति पर जो प्रहार था वो सबसे पहले मुगलों के आक्रमण के रूप में था। कैसे भूल पाएगा भारत महाराणा प्रताप के उस स्वाभिमानी आंदोलन को, राणा सांगा के उस संघर्ष को। एक लंबी फहरिस्त है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को, महाराजा सूरजमल को, राजा रणजीत सिंह को। एक लंबा युग, लंबा संघर्ष, लेकिन स्वाभिमान की ज्वाला तब भी जलती थी। मित्रों, फिर समय बदला, अंग्रेजों का आगमन हुआ और अंग्रेजों से जिस तरीके की लड़ाई लड़ी गई, शायद दुनिया का ऐसा बिरला देश होगा जहां आजादी की लड़ाई शहीदों के खून से लिखी गई। कैसे भूल पाएंगे सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, राजगुरु को, बिस्मिल को, इस तरीके के नाम और अनाम शहीद जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, जो वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। मित्रों, एक त्रासदी हुई 1947, 15 अगस्त 1947 को। आजादी का जश्न तो था, लेकिन देश के विभाजन का दंश भी था। समय ने कुछ घाव भरे और भारत का एक उत्कृष्ट संविधान की बुनियाद रखी जा रही थी। नवंबर 1950 को जो संविधान फ्रेम हुआ, जो प्रस्तावित हुआ, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, इन सब ऐसे विद्वान राजनेताओं ने जिस तरीके से अपनी लेखनी से, अपने बुद्धि कौशल से भारत के उत्कृष्ट संविधान को भारत की जनता को समर्पित किया। लेकिन मित्रों, जिस बात का जिक्र मैंने किया कि 25 जून ये काला दिन क्यों है, हम सब जानते हैं कि नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, और सब जानते हैं कि एक छोटे कद के स्वाभिमानी व्यक्ति ने किस तरीके से जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करते हुए भारत के लोगों में एकता का और स्वाभिमान का भाव जागृत किया। काल की क्रूर नियति ने लाल बहादुर शास्त्री जी को हमसे असमय छीना और इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ। कांग्रेस की राजनीति में कहा जाता है कि जब उनका आगमन हुआ तो उनके बारे में एक शब्द इस्तेमाल होता था, गूंगी गुड़िया। लेकिन ये गूंगी गुड़िया कब तानाशाह बन गई,
ये इतिहास आपातकाल से जुड़ा मित्रों। 1967 से लेकर 71 तक बहुमत को एंटरटेन कर रही थी, बहुमत का आनंद ले रही थी इंदिरा जी, और कांग्रेस पार्टी में एक किस्म से एकाधिकारवाद का उद्भव हो चुका था। ये सुभाष बाबू की, सरदार पटेल की, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं थी, और इसलिए कांग्रेस के किसी नेता ने कहा, शायद देवकांत बरुआ, कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यानी इस हद तक जब पहुंचा तो इस निरंकुश एकाधिकार की भावना ने इंदिरा गांधी को धीरे धीरे मानसिक रूप से तानाशाह में तब्दील कर दिया। इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 71 में बहुत सारी बातों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय ने भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला दिया, उसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को राजनारायण जी की याचिका पर खारिज कर दिया, उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया। और यही कारण है कि इसके पीछे बुनियाद रखी गई आपातकाल की। यदि विवेक होता तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करती, कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता था और वो पुनः बन सकती थी। सामान्य तौर पर एक विवेकशील राजनेता ऐसा ही करता। लेकिन उस समय 70 के दशक में एक किस्म से देश में अराजकता की बुनियाद पड़ चुकी थी। उस दौरान मुंबई में 12,000 हड़तालें हुई। गुजरात में, मौरवी और अहमदाबाद में 1973 में मैथ्स की फीस में बढ़ोतरी के कारण वहां के विद्यार्थी आंदोलित हुए। उसी दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की और वहां की पीएससी के बीच में झड़प हुई। सेना को इंटरवीन करना पड़ा। पीएससी ने राज्य सरकार के आदेशों को मानने से इनकार किया, और यही नतीजा है कि वहां सेना और पीएससी के जवान भी अपने प्राण गंवा चुके थे। इस तरीके का एक संघर्ष था, लेकिन संघर्ष की बड़ी शुरुआत बिहार से शुरू हो चुकी थी। सब जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण, जो एक सर्वोदयी नेता थे, जिनके नेतृत्व में, जिन्होंने देश में इस अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के लिए अपील की लोगों से, और धीरे धीरे गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार की समग्र क्रांति, ये शामिल होते होते देश में एक क्रांति का सूत्रपात उस जून 1975 को परिपक्व हो चुका था। और इसीलिए 25 जून 1975 को ही एक बड़ी रैली दिल्ली में हुई। लोगों को रोकने की कोशिश हुई, और जब इतना सब कुछ हुआ तो इंदिरा गांधी आशंकित हुई, और उस आशंका के चलते 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि को आनंद फानन में जो संविधान ने अधिकार दिए हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, दुनिया के उत्कृष्ट संविधान के उन अधिकारों को निलंबित कर दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ऐसे जो व्यक्ति को समानता का, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, विचार का, इसकी आजादी का अधिकार देते हैं, वो निलंबित हुए। इस तरीके के अधिकारों के निलंबित होने के बाद देश में एक किस्म से भय का वातावरण बना, आतंक का वातावरण बना। लोगों को नजरबंद कर दिया गया, जेलों में ठूंस दिया गया। 19 महीने तक भारी प्रताड़नाएं हुई। जेलों में सब बड़े नेता, उनको जेलों में डाल दिया गया, यातना दी गई, उनके परिवार को परेशान किया गया। उस दौरान का एक प्रसंग आता है कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो देश के विद्वान वरिष्ठ राजनेता हैं, राज्यसभा में जब श्रद्धांजलि हो रही थी, तब उन्होंने उस श्रद्धांजलि के दौरान कहा कि एक श्रद्धांजलि बाकी है, लोकतंत्र को भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र मर चुका है। ऐसे कई प्रसंग आए, लेकिन
आपातकाल लागू हो चुका था, उसकी ज्यादतियां शुरू हो चुकी थी, देश में एक किस्म से भय का वातावरण था। इसकी बुनियाद 71 में शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बांग्लादेश के बाद में इंदिरा गांधी लगातार निरंकुश होती चली गई और कालांतर में हम सब जानते हैं, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को इस आपातकाल के इतिहास को ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। सब विचारों को लोग, केवल कांग्रेस को छोड़कर सब विचारों के लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया। और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद आपातकाल के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा का एक बड़ा आंदोलन चला। मैं आज इस लाइव के जरिए उन तमाम लोकतंत्र सेनानियों को जो उस दौरान शहीद भी हुए, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में हैं लेकिन बहुत उम्र में हैं, अपने अनुभव बताते हैं, मैं उन सब लोकतंत्र सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूं कि आजादी के आंदोलन के बाद का ये दूसरा बड़ा आंदोलन था। लेकिन इस आंदोलन के बाद भारत की राजनीति में एक बदलाव आया। जो एकाधिकार था कांग्रेस के विचार का, जो एकाधिकार था नेहरू और गांधी के वंशानुगत शासन का, जो ये कहते थे कि राज कांग्रेस ही कर सकती है, इस देश पर शासन करने का अधिकार नेहरू गांधी खानदान को ही है, वो मिथक टूटा। तो उसका कारक और जनक कोई था तो आपातकाल का आंदोलन ही था। हम सब जानते हैं कि जनवरी 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और आपातकाल के बाद सब जानते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमर, तमाम इस प्रकार के अनेक विचारों के लोग, समाजवादी भी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, इस तरीके के तमाम लोग, राष्ट्रवादी, उन लोगों ने जनता पार्टी के रूप में इस देश में एक अभिनव शासन दिया। मैं आज इस 25 जून को हम लोग इसलिए स्मरण करते हैं कि आज देश की परिस्थितियां बदली हैं एक मजबूत और सक्षम नेतृत्व ने, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्रश्न खड़ा होता है। आज ही मैं देख रहा था कि उस आंदोलन से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी ने एक पत्र में लिखा है कि इस देश में आपातकाल वो इतिहास था, अब भारत पूरे तरीके से परिपक्व है। इसलिए मैं वो तमाम लोग और खासतौर पर उसी पार्टी के लोग जब प्रश्न खड़ा करते हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपातकाल के जनक भी वही थे, लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने वाले लोग भी वही थे। भारत के इतिहास में 352 का दुरुपयोग भी उन्होंने किया, अनुच्छेद 356 का भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक 93 बार भारत की राजनीति में दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, उसके नेता थे। इसलिए जब वो मोदी जी के शासन में किसी आपातकाल का जिक्र करते हैं तो आपातकाल बेशक कांग्रेस पर जरूर हो सकता है, लेकिन भारत पर और भारत की जनता पर कदापि नहीं होगा। एक बार फिर से आप सब लोगों को स्मरण करते हुए, खासतौर पर मैं नौजवानों को, नई पीढ़ी को ये कहूंगा कि हम इतिहास के उन पन्नों को जरूर पलटें, उन देखें, समझें, ताकि भारत के लोकतंत्र को एक अच्छी ताकत मिले। आज मुझे कोई पूछे कि विश्व में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो यकीनन मैं कहूंगा लोकतंत्र ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने दुनिया में अपने आप को साबित किया एक अच्छे लोकतंत्र के रूप में। जिस तरीके की जन भावनाएं 2014 और 2019 में प्रकट हुई और उससे देश को जो ताकत मिली, बुनियादी विकास को, जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आवास से लेके, पीएम किसान से लेके, तमाम ऐसी अभिनव योजनाएं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में भारत के जमीनी स्तर के लोगों का जीवन बदला। दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावी होना, ट्रिपल तलाक, नागरिकता संशोधन कानून, इस तरीके के सब मसलों ने भारत को ताकत दी, ऊंचाइयां दी। आज मुद्दे बहुत हैं, मसले बहुत हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में ये स्मरण करवाने के लिए आया कि आपातकाल ये ऐसा काला अध्याय था जिससे हम सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको स्मृतियों में रख सकते हैं और इस देश को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करने में
अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।